थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरा नाम गणेश एक सराबी हूँ। ईश्वरी कृपा और फेलोशिप और घर वाला का सपोर्ट दोस्तों अच्छा लगता है। कैसे लगता है? जिंदा हूँ, खुश हूँ, घर में शांति है। शांति इसलिए कि दारू नहीं पिया हूँ, अच्छा लगता है दोस्तों। कंटिन्यू से ही प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के बाद दिन की शुरुआत करता हूँ और घुटने के बल पे ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। सोने सुबह जिंदा होता है, स्वस्थ हो, खुश हो। बहुत आभारी मेरे ईश्वर का, बहुत आभारी मेरे फेलोशिप का और बहुत आभारी मेरे परिवार का। अच्छा लगता है दोस्तों, एक एक दिन की सफे चल रहा हूँ और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं सूरज नवजीवन ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया है और अच्छी रिकवरी पे चल रहा हूँ। बोले तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की, और आप लोग का सपोर्ट भी है और आप लोग का प्यार ही यहाँ तक खींच के लाता है हर रोज। कहने का मतलब ये, प्रोग्राम में आने के बाद जो मेरे को अनुभव मिले, कोई अनुभव से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। पहले तो मैं विजय भाई का खूब खूब आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आज मेरे को इतना मान दिया और प्यार से बुलाया। गणेश भाई, आपको हमारे ग्रुप में शेयरिंग करने के लिए आना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्यों मना करूँ यार? इतना प्यार से, इतना मान सम्मान से कौन बुलाएगा यार? कोई बुलाता नहीं था, आज मेरे को इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो ये प्रोग्राम में से ही मिलने लगा ना भाई। कहने का मतलब ये प्रोग्राम कोई मान सम्मान के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरा मान सम्मान करेगा, मैं अच्छा शेयरिंग करूंगा, मेरे लिए तारीफ करेगा, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आज यहाँ मेरी जान बची है और जान बचाने का प्रोग्राम है। और यहाँ मैं आता हूँ, कंटिन्यू आता हूँ मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक नया जीवन मिला है मेरे को। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा और एक अच्छा नागरिक बन सकूंगा, कभी सोचा नहीं था दोस्तों। मैं मेरी बात करूं तो मैं एक मिडिल क्लास से आता हूं, एक झोपड़पट्टी में से। कोई ऐसी समझ शक्ति नहीं थी मेरे में, और मैंने 8 साल की उम्र से मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। 8 साल की, क्योंकि घर की परिस्थिति खराब थी, आर्थिक परिस्थिति टूटे हुए थे, रहने का ठिकाना नहीं था, नहीं तो खाने का ठिकाना। दारू नहीं पी रहा था, लेकिन 8 साल की उम्र में क्या, मैं तो सब कुछ जानता ही था, मेरे को मालूम भी था। लेकिन जैसे जैसे मैं दो पैसे कमाने लगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गया, और ऐसे मित्र के साथ में मैं घूमने लगा। और जैसे जो उम्र भी बढ़ती गई और मेरी आमदनी भी बढ़ती थी, और जैसे जैसे मैं मित्र के साथ में घूमता था, उसमें एक लट ऐसी भी लगी, लड़की के पीछे भागना, लड़की की तरफ देखना। क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, जो 16 17 साल 20 साल की उम्र ही ऐसी होती है कि अब लड़की के पीछे भागना, खर्चा करना, इंजॉय करना, हाँ, मस्ती में रहना, मजा करना, ये सब मेरी जिंदगी थी। और धीरे धीरे मेरे जीवन में औरत आई। मैंने लव मैरिज किए थे, क्योंकि मैं लड़की के पीछे पैसे कमाता था और मैं खर्चा भी करता था, लेकिन माँ बाप की तरफ से प्यार नहीं करता था यार। मैं सोचता था कि माँ बाप ने मेरे को क्या दिया, माँ बाप की तरफ ध्यान भी नहीं देता था मैं। हाँ, दो पैसे लाता था, मैं घर में भी देता था, ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति खराब थी, तो थोड़ा मैं उनको मदद रूप बनने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे जो जीवन में औरत आई, और मैंने तो ऐसा 16 साल की उम्र में दारू भी चख लिया था। तो दारू जब 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार दारू पिया था ना, तब मेरे भाई ने ही मेरे को पकड़ लिया था कि तू दारू पी के आया है। लेकिन मैंने झूठ बोला था यार, मैं दारू नहीं पिया हूँ। मैं झूठ, दारू ने पहली बार मेरे को झूठ बोलना सिखाया। मैंने जब से मैं नौकरी करने लगा हर जगह पे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। और मेरे माँ बाप ने कभी झूठ बोलना सिखाया भी नहीं था। जैसे भी थे मेरे माँ बाप अच्छे थे, लेकिन मैं, हाँ, ऊंची आवाज में बोलता था मेरे माँ बाप के मैं, लेकिन बड़े भाई के सामने नहीं बोलता था।
और और मैं बोलने जाऊंगा तो मेरे को मालूम था कि मेरे को मार पड़ सकती है। माँ बाप तो एक बार हम पे दया करके छोड़ देते थे, मैं ऊंची, लेकिन माँ बाप के साथ में मैं अच्छे बर्ताव भी नहीं करता था। लेकिन डर था बड़े भाई का। कहने का मतलब ये 16 साल की उम्र में जब दारू आया तो मेरे भाई के सामने मैंने झूठ बोला, और मेरे भाई ने मेरे को झूठ बोला, दारू ने मेरे को झूठ बोलना सिखा दिया। कहने का मतलब दारू ऐसी चीज है ना, पहले तो झूठ बोलना ही सिखा देती है, और बार बार झूठ बोलना पड़ता है। फिर धीरे धीरे पैसे नहीं रहते, चोरी भी करना सिखा देती है। और सीख भी गया था, समझो ना, मेरे पैसे की चोरी करना। मैं पगार लाता तो उसमें से मैं पहले से ही पैसे निकाल लेता था, और कुछ ही कम पैसे तो मेरे पैसे की चोरी करनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे जीवन में मेरी औरत आई, मैंने उसके साथ में लव मैरिज किया, आज भी है मेरे साथ, ऐसा नहीं है। तो और एक ही है भाई, ज्यादा नहीं, एक ही है। कहने का मतलब ये, मेरे जीवन में एक औरत आई, मेरी आर्थिक परिस्थिति घर की बहुत खराब थी। 2 टाइम ढंग से खाना नहीं मिलता था दोस्त, 2 टाइम ढंग से खाना नहीं मिलता। जिस घर में एक शराबी होता ना, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता उस परिवार का। तो मेरा वही हाल था। दो दो वक्त की टाइम से खाना नहीं मिलता था, और न ही कोई अच्छे कपड़े, ना ही अच्छे त्योहार मनाते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में मेरी औरत आई, और कुछ पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और पूरा घर का माहौल अपने सिर पे ले लिया उसने। और जैसे भी हमारा, जैसे कि पगार आता था, और पगार से वो अपने हाथ में ले लेती थी, और वो अपना घर चलाना शुरू कर दिया उसने। जैसे कि राशन वाले का हर 15 दिन का राशन भरवा लेती थी। जो भी चीज, जरूरत की चीज घर की, पैसे आते थे तुरंत दुकान पे या बाजार में सब कुछ घर में लाके रख देती, लकड़े वकड़े सब। तो 15 दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और 2 टाइम से अच्छा खाना भी मिल रहा था। लेकिन मेरी माँ और मेरी बीवी का झगड़ा हमेशा होता रहता था, उसमें मैं टेंशन में रहता था। अरे माँ के तरफ खींचूंगा तो औरत को बुरा लगेगा, बुरा औरत का पक्ष लूंगा तो माँ को बुरा लगेगा। किसका पक्ष लूं मैं, किसका पक्ष लेता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मैं अपने मस्त रहता था। मेरी औरत को भी मालूम था कि ये लोग तो बोलने वाले हैं, वो भी सुनने पे बहुत काबिल थी। बहुत सुना उसने, बहुत सुना है मेरे माँ बाप ने उसको। लेकिन पढ़ी लिखी हुई, उसको थोड़ा अक्कल थी मेरे को समझ में आ रहा था कि इतना तकलीफ मेरे माँ बाप दे रहे, फिर भी ये क्यों इतने मेरे पीछे और हमारे परिवार के तरफ उतना मेहनत करती थी। कोई उसको मान सम्मान की भी जरूरत नहीं, बहुत बेइज्जत करते थे मेरे परिवार। लेकिन उस वो सुन लेती थी, और समझ सकती थी। जब भी कभी भी मेरे घर में किसको भी तकलीफ हो तो एनी टाइम तो खड़ी रहती थी, और सबके लिए मदद करती थी। कभी उसने देखा नहीं कि मेरे को ये लोग मान दे रहे, मेरी बेइज्जत करे, कभी नहीं। कभी मेरे से प्यार करते, वो उसको कोई पड़ी नहीं। बस अपना परिवार को कैसे स्थिर करना और कैसे उसको आगे बढ़ाना, उसमें एक टैलेंट था आज भी। तो कहने का मतलब धीरे धीरे मैं एक घर में टेंशन टेंशन में मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि यार मेरे माँ बाप ये इतने, मेरे जीवन में वापस दारू आई। धीरे धीरे दारू मेरी अभी बढ़ रही थी, अच्छा जीवन चल रहा था अच्छा खासा, और मेरे जीवन में वापस दारू आई थी। मेरे जीवन में एक लड़की भी हो गई थी। अब जैसे जैसे मैं कभी कभी शाम को, क्योंकि संगत और मित्र ऐसे थे, जहाँ वर्कर्स मेरे ऐसे थे, तो हर थकान सा महसूस करना करते थे, और शाम को पीते थे। कोई कोई मेरे बीवी को कोई ऐसी जरूरत नहीं कि तुम पियो नहीं पियो, बस पीना खाना सो जाना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन धीरे 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 बढ़ रही थी दारू, बढ़ रही थी। जो सुबह शाम को पीता था, अभी नाइट पाली रही तो दिन में भी पीनी पड़ती थी मेरे को, दिन में भी पीता था। अब धीरे धीरे मैं दोपहर को भी पी रहा था। अब धीरे धीरे मेरे वाणी वर्तन में, मेरे हलन चलन में भी उनको मालूम पड़ने लगा कि कुछ गलत रास्ते पे चल रहा है। बार बार बोलती थी तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मेरी औरत ने तुरंत बोला कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो सके तो लौट आओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं तो फिर वही जिंदगी जियोगे जो पहले वाली, जो अच्छा खासी अपनी जिंदगी चल रही है। अभी तो बच्चे भी है तो बच्चे की भी परवरिश देखना पड़ेगा, तुम्हारी परवरिश भी देखना पड़ेगा फिर मेरे को। तो तुम रुक जाओगे तो अच्छा है, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला। नहीं सुना मैं उसकी बात, इस कान से सुना इस कान से निकाल लिया। अब धीरे धीरे मेरे को सब लोग बोलने लगे थे, मेरे
समाज में मेरे बड़े बुजुर्ग थे, मामा लोग में, घर वाले का तो मेरा भाई तो बोलते ही नहीं थे, वो तो भी जानते थे। लेकिन मेरा मामा हमेशा मेरे को रोकता था, टोकता था, और मैं उसकी बात सुनता था। लेकिन इस कान से सुनो, उस कान निकाल लो। कभी मैं उस पे गौर किया भी नहीं, ना एक्शन किया कि मेरा मामा क्या बोल रहा है। वो बोलता था तू पी, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उतना भी मत पियो कि तुम माँ बहन का खटा, कि दूसरे का बेइज्जत कर देना, कि अपनी भी बेइज्जती हो जाए, ऐसा काम मत करा करो। क्योंकि मैंने पी पी के मैंने गलत काम भी कर दिए थे, और गलत रास्ते पे भी चल पड़ा था। सब कुछ मालूम है मेरी औरत को, लेकिन कभी बेचारी बोली नहीं मेरे को। वो मेरे को इतना ही बोलती थी, तू गलत रास्ता जो अपनाया ना, कभी ना कभी तू इतना इतना तेरे को पछतावा होगा ना, तो तू समझ नहीं पाएगा। सच में बोलूं तो मैं समझ ही नहीं पाया, आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ का गलती की। बहुत सारी जीवन में गलती की, लेकिन जो मेरे मामा ने जो समझाया था कि हम भी पीते, एक शाम को हर रोज पीते, लेकिन मामा मैं इतना नहीं पीता हूँ। अरे तू कितना भी पी, लेकिन जितना तेरे को हजम हो उतना पीना, माप में पीना, कि तेरे को होश रहे। माँ बहन की इज्जत तक चला जाता है तू, कि तेरे को बोलने का भान नहीं रहता, उतना पी लेता है। पहले कैसा जिंदगी जी रहा था, कितना अच्छा चल रहा था, हर रोज तू मस्ती में रहता था, घूमने फिरने जा रहा था, है, कितनी अच्छी तरह रहता था। अब धीरे धीरे ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन उसकी बात मेरे को समझ में नहीं आती थी। बोला ना, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल लो। धीरे धीरे मेरी जिंदगी चल रही थी, और धीरे धीरे बोलते ने, एक अंडा हो चुका था, जो बर्बादी हो सामने आ रही थी, दिख नहीं रही थी मेरे को। मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद ही बन चुका था, अंधा हो चुका था, इसलिए बर्बादी दिख नहीं रही थी। जीवन में जो अस्त व्यस्त आई हुई थी, धीरे धीरे मेरे कर्जा भी बढ़ रहा था, कर्जा भी बढ़ रहा था यार। नौकरी जाना नहीं जाना, नौकरी नहीं छूट जाती है तो कर्जे लेके काम करना, घर में भी चलाना पड़ता था। तो उसी तरह कर्जा भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और बहरा था मैं, कान से बहरा हो चुका, किसकी अच्छी बात मैं सुन ही नहीं सकता था। कोई भी मेरे को बोलता था, मेरे अच्छे मित्र भी थे, ऐसे नहीं थे, मेरे को समझाते थे, गने तो हम भी तो पीते हैं ना, तेरे साथ में तो पीते हैं ना, तुम कम करो ना भाई, है, क्यों इतना दूसरे के पास उधार लेने की जरूरत पड़े, जितना उतने में काम चलाओ ना। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला उसकी बात। सीधा बोलता, देख भाई, तू अपना पी, अपने पैसे से तू पी रहा है, तो मैं मेरे पैसे से पी रहा हूँ, तुम्हारे पैसे से नहीं पी रहा हूँ। तो अपना देख, मैं मेरा देखता हूँ, मैं मेरा घर चला रहा हूँ ना, मैं मेरे परिवार के साथ रहता हूँ ना, तो अपने परिवार के साथ रहे। मैं सीधा उल्टा सुल्टा जवाब देता था। उस टाइम में मेरे को कोई समझ सकती नहीं थी, क्योंकि एक तो अनपढ़ गधा इंसान, कैसा आएगी इतनी समझ सकती है। अच्छे मित्र मेरे को अच्छे लगते नहीं थे, मेरे को बुरा लगता था। और बार बार मेरे को मेरे बीबी तो मेरे भी जैसे दुश्मन की तरह, जो जो औरत ने मेरे जाना अपना घर छोड़ के आई थी, मेरे पीछे जान लुटाती थी, वही औरत को मैं नफरत करने लग गया था। क्योंकि बार बार मेरे को दारू छोड़ने को बोलती, बार बार मेरे को साथ तकरार कर रही थी, झगड़ा कर लेती थी, मेरे को बहुत बुरा लगता। इसके वजह से मैं बार बार दारू पीता था, और हमेशा झूठ बोल के मैं तो कई बार दारू पिया है, कसम खाई, ये खाई मैंने, बहुत बहुत बार उनके साथ में, मेरे बच्चों की भी कसम खाई मैंने यार। लेकिन कभी भी दारू में छोड़ी नहीं। तो मैं छोड़ता था ऐसा नहीं, लेकिन रुकती कब थी? जब पैसे नहीं रहते थे, कब बीमार पड़ता था, मेरी दारू रुक जाती थी। और क्योंकि दारू तो मैं हमेशा पीता ही था, पैसे रेवे नहीं रेवे, लेकिन जब बीमार पड़ता तब दारू रुकती थी। उस दिन में 4-5 दिन बीमार रहता था, दारू नहीं पीता था। जैसे ही दारू में बीमारी मेरी हट जाती थी, अच्छा खासा हो जाए, फिर वापस दारू पीता था। और धीरे 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 दारू इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी, कि समझ नहीं पा रहा था। अब साला मेरे को कोई मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी बीवी बच्चे भी मेरे भी 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का हो चुका था, और वो बच्चे भी अभी मेरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। लड़की तो बड़ी थी, समझदार थी, वो तो बोलती ही नहीं थी। और दूसरी एक लड़की थी, मेरे को बार बार रोते रोते बोली, पापा बंद कर दो ना दारू, क्यों पीते हो, क्यों पीते हो? हमको शर्म लगती है जब आप पी के पड़े रहते हो, उठा कर लाना पड़ता है? कभी कभी पेशाब कर लेते हो, है, आप नहाते भी नहीं हो कभी कभी। तो दोस्तों, ना जाने क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। पछतावा होता था मेरे को, ऐसा नहीं कि नहीं होता था,
सुबह में पछतावा होता था कि रात को मैं ऐसा क्या करता था कि सुबह मेरे को ये लोग बता रहे, मैं गुमसुम सुन लेता था। बहुत पछतावा करता था कि यार मैं ऐसी भी जिंदगी, साला पैंट में पेशाब हो जाता है? और इतनी गंदी हरकतें करता हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, मेरी लड़की है वो भी नहीं देखता हूँ, जो मुंह में आए बक देता हूँ, आजू बाजू वाले से भी झगड़ा कर लेता हूँ। कभी वो लोग छुड़ाने आ जाते, हम झगड़ा करता था, मारा मारी, लेकिन मैं बहुत ऊंची आवाज से बोलता था, इतने जोर जोर से बोलता था, आजू बाजू वाले भी मेरे घर में आ जाते थे कि क्या हुआ, तो वो लोग को भी भगा देता था गाली गलौज करके। धीरे धीरे मेरे आजू बाजू वाले भी आना बंद कर दिया, वो लोग से भी मेरा रिश्ता कट चुका था। तो मैं हर जगह पे मैं व्यवहार तोड़ दिया था यार, क्योंकि मैं ऐसा एक इंसान बन गया, अब मेरे को सब लोग सम्मान देगा तब वहीं जाना, सब लोग मेरी इज्जत करना चाहिए। अब मैं दूसरे को मैं तो कैसे, मेरे को इज्जत देना नहीं आता था किसको, नहीं किसको मान सम्मान देना आता था, नहीं किससे प्यार करना, प्यार की बातें की भाषा आती थी मेरे को। हमेशा मैं क्या बोलते, वो कौन सी भाषा चौथे सभाओं में हमारे बोलते, तू है तू है तू है। अब हम आप नहीं, तू है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसी सब बातें करता था। सामने वाले को बुरा लगे ऐसी बात करता था मैं, तो दोबारा मेरे साथ में खड़ा नहीं रहता था। दोस्तों इस दारू की वजह से मेरे संबंध खराब हो चुके थे, रिश्ते टूट चुके थे, समाज वाले मेरे से दूर हो चुके थे। फिर भी मैं मानने के लिए सब दारू से सब हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा था। दारू की वजह से मेरी कितनी तकलीफें सहनी पड़ी, दारू की वजह से मेरा इतना नुकसान हो चुका था। जो कुछ मेरा घर में मेरी बीवी ने जो सजाया हुआ था वो भी सब खत्म हो चुका था, फिर वही पहली वाली जिंदगी में आ चुका था। लेकिन कहने का मतलब ईश्वरी कृपा कि मैं जो जगह पे रहता था वो जगह से चैन हो कर लिया, और ऐसी जगह पे मेरी औरत लेके आ गई। वो जगह पे मैं आने के बाद, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास बहुत सारे कर्जे भी हो चुके थे, नौकरी भी नहीं थी, और वो झोपड़े हमारे टूट चुके थे और बेच दिए थे, एक बिल्डर ने खरीद लिया था। वो पैसे से हम दूसरी जगह पे आए, एक अच्छी सोसाइटी में अच्छी जगह पे, और वहाँ ऐसे एक नया डेवलपमेंट हो रहा था जहाँ नए नए मकान, नए प्लॉटिंग, ऐसी जगह पे मैं आया था। अब ना जाने क्या हुआ न कहा नहीं, लेकिन ईश्वरी कृपा मेरे पे बरसी। मेरे ईश्वर के ऊपर हाथ बहुत बड़ा है, मैं तो मानता हूँ, तभी तो मैं इधर खड़ा हूँ। ईश्वर की कृपा हुई कि जहाँ मैं आया वहाँ जगह पे मेरा साला का एक मित्र था। उसने बोला, पटेल आप क्या कर रहे हो? हमारे समाज में बोलते जीजा जी को पटेल बोलते। तो बोले आप क्या करते हो? मैं बोला कुछ नहीं, ऐसे ही नुक्कड़ पे आके बैठता हूँ, इधर उधर की वाट लगाता हूँ, निंदा चुगली करता रहता हूँ। सीधा बोल दिया मैंने, ओपन माइंड से, निंदा चुगली करता रहता हूँ, वो ऐसा है वो ऐसा है। और कहने का मतलब उसने एक ही बात बोली, आप कुछ करना चाहते हो जीवन में? बोला क्या करूंगा, नौकरी तो है ही नहीं, ये दारू पी रहा हूँ मुफ्त के लोगों से, है? तो बोले कोई बात नहीं, अब जैसे भी हो अच्छे इंसान मेरे को लगते हो आपकी बातों से। उसने मेरे को एक काम दिया, जैसे प्लॉटिंग बेचना, मकान बेचना। मैं बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैं बोले मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं गधा इंसान हूँ, ये कैसे बात करना मेरे को नहीं आता भाई। मैं सीधा उसको बोल दिया। बोले कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, हम क्यों बैठे इधर, हम है ना, जो भी कस्टमर आएगा हमारे पास लेके आ जाओ, हम बात कर लेंगे, आपका कमीशन मिल जाएगा। तो धीरे धीरे धंधे में मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे बरकत होने लगी। एक ही महीने में मैंने 9 मकान बेचे थे। देखो ईश्वरी कृपा, मैं झूठ नहीं, ऑनेस्टी से बोलता हूँ कि ईश्वर का दरबार में बैठा हूँ और आधी रात है। तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही महीने में मैंने 9 मकान बेचे थे, और वो कुछ पैसे मेरे को दिए। उस टाइम की बात करता हूँ, 18-20 हजार रुपया दिया था, मेरी बीवी को दे दिया, 1,000 रुपया लिया, क्योंकि मित्र को पिलाना पड़ता है यार, ये धंधे में तो खुश करना पड़ता है दूसरे को। और मैंने 1,000 रुपये मेरे मित्र के साथ में पार्टी वार्टी एंजॉय किया। लेकिन धीरे धीरे तरक्की होने लगी, ईश्वरी कृपा हो गई मेरे पे, एक तरक्की होने लगी, 2 पैसे आने लगे। लेकिन दारू नहीं रुकी, दारू बढ़ती गई मेरी, क्योंकि पैसे आने लगे। अब तो दारू बढ़ रही, देसी पे से मैं इंग्लिश पे आ गया, दारू बढ़ती गई। लेकिन दारू नहीं, मेरे वो मित्र बोल रहे थे जो मेरे जिनके साथ काम करे, देखो गणेश भाई हम भी पीते हैं, देखो अच्छी वाली बोतल लाओ,
शाम को 2 पैक मारो और अच्छी तरह एंजॉय करके खाना खाकर सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाओ। तुम तो सुबह भी पीते हो, फिर कस्टमर नहीं आएंगे। अभी एक मौका मिला है, वो मेरे को बोलता है ये मौका बार बार सबको नहीं मिलता है, और सही में नहीं मिलता है। मेरे जैसे को कौन मौका देगा यार। वो भाई ने मेरे को बोला, लेकिन मैं नहीं सुना। दारू बढ़ती गई, लेकिन आमदनी भी हो रही थी, तरक्की हो रही थी, लेकिन दारू बढ़ रही थी। धीरे 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 अब मैं मेरी थोड़ी कमजोरी भी आने लगी। अभी मेरे को बार बार दवाखाने में एडमिट होना पड़ता था, बार बार दवाखाने में एडमिट होना पड़ता था। जब भी दवाखाने में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में मैं नहीं जाता था। मेरी बीवी मेरे को अच्छे दवाखाने में डालती थी। पैसे जाए तो कोई बात, लेकिन मेरा घर वाला अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैसे थे इसीलिए मेरे को अच्छा दवाखाने में। तो दवाखाने में निकलने के बाद फिर थोड़ा दिन के बाद फिर वही कंडीशन, फिर वही सिलसिला शुरू होता था। फिर दारू पीना, फिर दवाखाने में एडमिट हो, बार 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 एक ही दवाखाने में एडमिट होता था, एक ही दवाखाने में। जो मेरे साले का कोई मित्र थे, उनके रिलेटिव में थे, तो हम लोग को जानता था, समझता भी था। बोले गणेश भाई इतना दारू मत पिया करो, मर जाएगा तो तुम्हारी बच्चे की हालत क्या होगी, ये लोग रोड पे आ जाएंगे। आज तुम्हारे पास 2 पैसे आ रहे हैं, उसको बचाओ और अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट करो। तो उनको भी मालूम था, तो कहने का मतलब उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बार बार एक ही दवाखाने में एडमिट होता था। तो एक बार वो भाई ने, डॉक्टर ने बोल दिया कि बेन इनके पीछे इतना रुपया मत खर्चा करो, अपने बच्चे के लिए बचा के रखो, इसके पीछे इतना खर्चा करो, पैसे जाएंगे, जो आते हैं ना वो चले ही जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये दारू छोड़ने वाला नहीं, ऐसे पी पी के मरने वाला, इसके पीछे ध्यान मत दे। तो अपना बच्चों पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे परवरिश पे ध्यान दे। और वो सब मेरे को, वो मेरे सामने ही बोल रहा, मेरे को बहुत बुरा लगता, और सही तो बोल रहा था यार। मैंने कभी बच्चों के तरफ ध्यान भी नहीं दिया, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं, कभी मैंने मेरे बच्चों के तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और न ही मैं कभी उसको मैं ढंग से वो पालन पोषण किया है। मैं तो मस्ती में रहता था ना यार। पैसे लाके कमाते क्या देता था, मैं तो घमंड में आ गया था यार, अभिमान में आ गया था। अरे मैं कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तेरे को क्या है, सीधा ऐसा बोलने लगा, उल्टी सुलटा जवाब। बार बार उसको अपमानित करता था, मेरी बीवी को। दोस्तों कहने का मतलब धीरे 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 ऐसी धोबी पछाड़ होने लगी मेरी, ऐसी धोबी पछाड़ होने लगी, ऐसे ईश्वर ने फटके मारना शुरू किया तो साला बिस्तर में लेटा दिया, बिस्तर में लेटा दिया। न चलने के काबिल रखा, न खाने खाने का मोटा हो गया। तो दारू पी पी के मैं खाने, आधी रोटी मुंह में जाना बंद हो गई थी, सिर्फ दारू पे जिंदा रहने लगा था। एक दिन में मैं 8 क्वार्टर पीता था, 8 यानी कि 2 खंबा, सुबह से लेकर शाम तक। दोस्तों कहने का मतलब इतना धोबी पछाड़ हुई, इतनी मार पड़ी, फिर भी मैं सुधरने के लिए तैयार नहीं। वो दरम्यान मेरे माँ बाप दारू पी पी के मर गए। लोग ने बहुत बोला, देखो लोग दारू पी पी के मर गए, तेरा भाई दारू पी पी के मर गया, अपने मित्र में दारू पी पी के मर गए, कितनी सारी बीमारी लगी थी, इतना है, उसके पेट बड़े हो गए, जलंधर हो गए, उसके लेवल फट गए, ये सब कुछ हो गया है। अब तो सुधर जा, अब तो मान जा। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला व्यक्ति, मैं नालायक व्यक्ति था। कहाँ मैं सुनने वाला किसकी बात, किसकी सुनने वाला नहीं था। मैं अपनी चलाने वाला व्यक्ति, अपनी चलाता था। अरे मर जाए तो मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा दारू पी पी के, है तुम्हारा बाप का क्या जाएगा, सीधा बोलता था मैं तो दोस्तों कहने का मतलब, इतनी सब कुछ होने के बाद, इतना मालूम होते हुए भी मैंने दारू नहीं छोड़ी। बिस्तर में न चलने के काबिल रखा, न नहाने के काबिल रखा, न सोने के काबिल रखा। रात रात भर जागता था, मेरे वजह से मेरा परिवार जाग रहा था। मैं तो खाना नहीं खा रहा था दोस्त, मेरा परिवार भी खाना नहीं खा रहा था। सब कुछ घर में होते हुए, ईश्वर ने दिया हुआ था, सब कुछ होते हुए भी खाना नहीं खा रहा था। जब खाना नहीं मिल रहा था तब मेहनत कर रहा था, अब है तब मैं उसका तिरस्कार करने लगा। थाली की थाली फेंक देता था खाने की, ढंग से ना खाता था ना खाने देता था। ये दारू ने इतनी धोबी पछाड़ दी, इतनी धोबी पछाड़ दी। अब जब डॉक्टर लोग ने बोल दिया कि एक जीने के काबिल नहीं रहा, कि छली अवस्था में वापस छली बार एक बार दवाखाने में एडमिट किया,
तब मेरी हालत बहुत खराब हो रही, 36 किलो वजन हो चुका था, पूरे शरीर के चमड़े निकल गए थे और पैरों में सूजन आ गया था, चलने के काबिल नहीं था। हाथ पकड़ के लेके जाना बाथरूम, स्नान कराना, बदबू मार रहा था, इतना बदबू मार रहा था, फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ में था यार। ईश्वर का आभारी हूँ कि मेरा परिवार मेरे को छोड़ के नहीं गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब वो डॉक्टर ने एक बार बोल दिया कि अब कुछ दिन का मेहमान है। मेरे बच्चे रोने लगे, मेरे दोनों लड़की और लड़का। बीवी भी रोने लगी। बीवी तो क्या करेगी, उसने तो अपने हिसाब से प्रयत्न किया मेरे को बचाने के लिए, मेरे को सुधारने के लिए हर प्रयत्न किए। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे उसने कोई प्रयत्न नहीं किए, बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन मैं नालायक व्यक्ति कभी सुधरने के लिए तैयार नहीं। इतना कमीना इंसान था, कभी किसको मान सम्मान नहीं देता था यार, अपमान करने वाला व्यक्ति। लेकिन मेरी बीवी ने कहीं से ये ट्रीटमेंट सेंटर का मैसेज ढूंढ के लाई, मेरा साला और मेरी बीवी ने मेरे पीछे इतना मेहनत किया। ये प्रोग्राम क्यों मिला, ये तो मैं भूल ही गया बोलने के लिए। एक प्रार्थना हो गई मेरे को रात को 2-2:30 बजे में सोया नहीं था, मेरी आंख खुल गई थी, नींद तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन आंख खुल गई और मेरे बच्चे कोने में रो रहे थे। मेरे बच्चों को मैं बोला, क्यों रो रहा है, मैं तो जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, अभी से रोना शुरू कर दिया। जब एक मेरी लड़की छोटी वाली थी, हाथ जोड़ के बोला, पापा अब तो बंद कर दो, दो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अब तो आपकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम घूमने फिरने काबिल नहीं रखे, किसके घर पे जाने के लिए काबिल नहीं रखा तुमने। दोस्तों, कहने का मतलब उस टाइम पे ना जाने अनजाने में एक प्रार्थना हो गई मेरे से कि ईश्वर मेरा दारू छुड़वा दे तो मौत दे दे, क्योंकि मैं भी हार चुका था। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, छली कंडीशन में मैं छोड़ना चाहता, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई ने मेरे को ये दिखाया नहीं कि दारू पीना एक बीमारी नहीं, किसी ने नहीं बताया मेरे को। ट्रीटमेंट सेंटर में पहली बार मैंने सुना, क्योंकि ये प्रार्थना के वजह से मेरे को ट्रीटमेंट सेंटर का मैसेज मिला। और ट्रीटमेंट सेंटर में 2-3 दिन तो मैं एलोजेन में रहा था, मेरे को मालूम नहीं था कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, किस तरह हूँ। वो लोग ने मेरे पीछे बहुत सेवा चाकरी की, डॉक्टर इलाज कराया, पैसे लिया कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर इलाज कराया, मेरे को इतना प्यार से रखा, प्यार का मतलब समझा मैं उधर। मेरे को सुबह 4 बजे स्नान कराते थे, प्रार्थना करवाते थे, योगा कसरत करवाते थे। धीरे धीरे मैं एक स्वस्थ जिंदगी, ऐसा बोले तो एक क्या बोले, रिकवर होने लगा। और मैं ग्रुप में बैठने लगा, और ग्रुप में बैठने लगा तो तब पहली बार मैंने सुना कि दारू पीना एक बीमारी है। पहली बार मैंने सुना था ट्रीटमेंट सेंटर में, उसका कोई इलाज नहीं है। दारू पीना एक बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ हम ही डॉक्टर है और हम ही मरीज है। वो भाई बता रहा था, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं समझा कि मैं ही डॉक्टर और मैं ही मरीज। ये समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दारू पीनी है तो तेरी मर्जी से पी सकता है, और दारू नहीं पीनी है तो तेरी मर्जी से तो रोक सकता है। इलाज तेरे को तेरे हाथ में ही है। अब जब वो भाई ने मेरे को कुछ ऐसे ऐसे मेरे को बताया, वो भाई 5 साल इन आउट हुआ था, 5 साल सिर्फ। अगर उसकी आज सोबरिटी होती ना तो 30 साल की होती। मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत, उसके पास बहुत अनुभव थे। उसने मेरे को बहुत बोले तो अपना गाइडलाइन दिया कि गणेश भाई, मैंने यहाँ आने के बाद बहुत गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, मीटिंग जाता था नहीं जाता था, जाता था नहीं जाता था, पीता था मैं। हालांकि मैं बोले कि मैं न्यू कमल को बहुत मदद करता था, वो भाई बता रहा था, लेकिन मैं खुद ही नहीं चल पाता तो मैं दूसरे को कैसे चला सकता हूँ। यहाँ मेरे को एक ही वो भाई ने मेरे को बोला कि हमको खुद को चलना पड़ेगा। मैं बोला कैसे, तो बोले यहाँ तो 2 महीने रह, और 2 महीने के बाद मैं तेरे को सब रास्ता दिखाऊंगा। तो मैंने उसको पूछा कि कितने दिन ये मीटिंग करना पड़ेगा और कब तक इसको मैं इन लोग के साथ में रहना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैं रहा हूँ। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं, तू कितनी बार दारू पिया है ना, उतनी बार तेरे को मीटिंग करना ही पड़ेगा। मैंने बोला तो मेरा तो जिंदगी मेरी खराब कर, 30 साल मैंने दारू पिया, तो 30 साल मीटिंग में जाना भाई। सीधा बोला ले कार्ड पकड़। जब डिस्चार्ज किया तो मेरे को कार्ड पकड़ा दिया और गुस्से से मेरे को बोला, क्योंकि मैंने सवाल ही उसके बाद ऐसा किया था ना
वो गुस्से से बोला, ले काट बगर, ये सूरत के अंदर 7 दिन मीटिंग होती है, अगर तेरी इच्छा है तो मीटिंग में जाना और मरना तो अड्डे पे चले जाना। कोई तेरे को रोकने टोकने वाला नहीं। तेरी जिंदगी है, कैसे जीना है तेरे हाथ में। दारू पीनी है कि अच्छा जीवन जीना चाहता है? अच्छा जीवन ज्यादा कंटिन्यू मीटिंग में चले जाना, और मरना है तो अड्डे पे चले जाना। तेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब मैं तो डर गया, उसने इतना गुस्से से मेरे से बात किया। लेकिन बहुत उनका अनुभव आज भी मैं याद रखता हूँ, आज भी मैं कहीं ना कहीं उसके साथ मिलता रहता हूँ, और बहुत अच्छा मित्र है आज भी। इनिशियल स्पॉन्सर बोले तो पहला मेरा वो स्पॉन्सर था, और गाइडलाइन देता था। मैं कंटिन्यू मीटिंग में, पहली मीटिंग में जब आया, वो भी आता था। और उनके भी अनुभव से पहली मीटिंग में जब मैं आया ना, तो यहाँ हर भाइयों ने पहली बार इतना अवकाश दिया। बोले इन्हीं क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव। गणेश भाई आते रहो। पहली बार तो बोला बैठो पहली बेंचेस पे, और पहली बेंचेस पे बिठाया था मेरे को। आज भी वो बेंचेस पे बैठता हूँ, जो मेरा ग्रुप में जाता हूँ पहली बेंच आज भी बैठता हूँ, कि वो ग्रुप से मेरे मदर ग्रुप बोले तो एक नया जीवन वो ग्रुप से मिला था मेरे को। और वो लोग ने एक ही बात बोला, गणेश भाई आप अच्छी जगह पे आ गए हो और सही टाइम पे आ चुके हो। तो एक पहली बेंचेस पे बैठो और सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी आंख में आंख डाल के शेयरिंग सुनना, और कुछ समझने की कोशिश करना, और जो समझ में आया उसको एक्शन करना। तो जब हाफ मीटिंग में जब मेरे को हेलो बुक देने के लिए बुलाया ना, तो सब लोग ने एक सुर में बोला था, गणेश भाई आते रहना आते रहना आते रहना, पहली और छली मीटिंग मत करना। और कंटिन्यू में आने लगा, अनकंडीशन लव में आने लगा। और जैसे जैसे सुपर मीटिंग में मैं हर भाइयों से मिलने लगा। मैं सब अनजान व्यक्ति थे, मैं जानता भी नहीं था, कभी वो लोग साथ बैठा नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। वो लोग से साथ में खड़ा रहता था, बात सुनता था, फिर मैं वो लोग से साथ में खड़ा होके वो लोग का नंबर मांगता था। वो भाई ने मेरे को बोला था कि भाई हो सके तेरे को अच्छा मित्र लगे, अच्छा इंसान लगे, कि उसका ऐसा अच्छा शेयरिंग लगे, तो उसके बाद उसका नंबर ले लेना। और मैंने उन लोग का नंबर एक एक का लिया, क्योंकि मेरे को ऐड करना नहीं आता, मैं मोबाइल उसको पकड़ा देता था, ले भाई ये तुम्हारा नंबर इसमें डाल दो और ऐड कर दो। बहुत प्यार से वो लोग मेरे को समझाते थे। और कोई ऐसे मित्र भी थे, ऐसा नहीं कि सब है, लेकिन कई मित्र बहुत अच्छे थे। और जो मेरे को अच्छा मित्र लगता था ना, मैं उसमें कंटिन्यू बात करने लगा था सुबह उठते ही, क्योंकि अक्खा दिन मेरे को निकालना, कैसे निकालना। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे को तुरंत मिल गया था। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी तकलीफ हुई मेरे को, क्योंकि मेरी प्रिया चीज निकल गई थी हाथ में से। मैं एक जो गुलामी से बाहर निकला हुआ इंसान था, दारू की जंजीर से छूटा हुआ इंसान था, तो मेरे को बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, बेचैनी भी हो रही थी। और मेरे तकलीफों से मैं कैसे गुजरा हूं मैं खुद ही जानता हूँ। और मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को तुरंत मिल गया, धीरे धीरे मेरे को मिलने लगा और फायदा होने लगा, और मैं कंटिन्यू मीटिंग में जाने लगा। और हर भाइयों से मैं इतना प्यार से बातें करता था। मैं ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे को बुलाना चाहिए, वो लोग भी मेरे को सम्मान देना चाहिए, वो लोग को मेरे को बुलाएगा तो मैं बात करूंगा, ये मैं नहीं, अभिमान में नहीं। मैं सामने से लोगों से बात करने लगा, और जो भी मेरे को अच्छा लगा उसके मैं पीछे पड़ जाता था। है तो उसके साथ इतनी अच्छी बातें करता, वो कभी कभी वो लोग मेरे को चाय भी पिलाते थे, कभी नाश्ता भी करवाते थे, और बहुत अच्छी तरह मेरे को रखते थे। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे मित्र मित्र तो पहले भी ऐसे ही थे मेरे यार, लेकिन दारू की वजह से छूट गए ना। लेकिन ये नया मित्र और नई संगत मेरे को ईश्वर ने दी, और मेरा वो मित्र जो काउंसिलर था उसने बोला एक ग्रुप में तू हमेशा रहना, ऐसे मित्र तेरे को अच्छा लगा वो मित्र को पकड़ के रखना, उसको छोड़ना मत। जिसका भी तेरे को अच्छा शेयरिंग लगा, तेरे अनुभव उससे मिलते जुलते हुए, तो उससे बात करना, उसके पास से तू निकालने की कोशिश करना उसका अनुभव, कि भाई आप क्या किया, कैसे किया और कैसे बाहर निकले। तो कई लोग ऐसे मित्र थे मेरे, कोई 10 साल से आ रहे थे, कोई 20 साल से आ रहे थे, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से आ रहे थे, कोई 2 महीने से आ रहे थे। तो दोस्तों ऐसे मित्र के संगत में रहने लगा,
मेरे पीने वाले मित्र से दूर हो गया। ऐसे मित्रों के साथ में नंबर भी मैंने निकाल लिए थे और मैंने उनके साथ में कम कर दिया। और स्टार्टिंगों में मैं पीने वाले मित्रों से भी दूर रहता था, कभी शादी में भी नहीं जाता था स्टार्टिंगों में। और पीने वाले मित्र बैठते थे, वो पीने जब बैठे तो उधर बैठता भी नहीं था, तुरंत निकल जाते। कई मित्र मेरे को बुलाते, अरे बैठो तो सही। मैं बोला अभी आप इंजॉय करो, मैं थोड़ा एक दवाई का भाग लेके आता हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलता था। क्योंकि वो लोग पीने बैठे तो वहां मेरे को मेरी अक्कल होशियारी नहीं चलानी है। क्योंकि मैं अगर मेरी अक्कल होशियारी चलाने जाता तो मैं इधर टिकने वाला भी नहीं था। क्योंकि मैं होशियार तो था ही, ऐसा नहीं मैं होशियार था ही, लेकिन दारू के आगे भी मेरी होशियारी नहीं चलेगी। होशियारी मेरे को कहाँ बतानी है, मेरी फेलोशिप में। यहाँ मेरा अनुभव लेने के लिए अनुभव मेरे को होशियारी दिखाने कि मैं ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ मेरे को होशियार बनना है। क्योंकि यहाँ मेरे को सीखना है, ये होशियारी से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ होशियारी दिखानी है कि मेरे को कैसे सीखना है और किस तरह के कदमों पे काम करना है। क्योंकि मैं दारू अगर शक्तिहीन हूँ, आज भी शक्तिहीन हूँ, दारू के आगे मैं आज भी शक्तिहीन हूँ। और ये जीवन की अस्त व्यवस्था हुई, ये मैंने खुद ने की। मेरे परिवार को रुलाया, मेरे बच्चों को रुलाया और मैं खुद भी रोया हूँ। ये अस्त व्यवस्था भाई किसने खड़ी की थी? मैंने। और मेरे इच्छा से जो जीवन जिया हूँ ना, अब मेरी इच्छा से मैं नहीं जी सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत गंदे काम किए, बहुत गलत काम किए मेरी इच्छा से। और मेरी इच्छा हर जगह पे मैंने चलाई, वहां मेरे को मारी पड़ी है, मेरे को मार पड़ी यार। तो मेरी इच्छा जहां जहां मैंने चलाई, मेरे को फटके पड़े, बहुत फटके पड़े। यहाँ आने के बाद भी मेरे को फटके पड़े। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, दारू छोड़ने का प्रोग्राम कर रहा हूँ, वहां भी मैंने कई बार मेरी अक्कल होशियारी चलाई और मेरे को फटके पड़े। इसीलिए मेरे ऑल मेंबर बोला है, भैया ये प्रोग्राम होशियार बनने का नहीं, पागल बन के सुनने का, समझने का, एक्शन करने का प्रोग्राम है। या सुनने को क्या बोला था तेरे को? जब तू मेरे पास बैठ रहा था मैंने क्या बोला? ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सुनने का प्रोग्राम है ना, समझने का प्रोग्राम है, एक्शन करने का प्रोग्राम है। तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तू समझ तो सकता है ना भाई, तो समझ तो सकता है कि पहली वाली जिंदगी क्या है और आज की जिंदगी क्या है? पहले से बेहतर तो है ना। आज तेरे को कोई तकलीफ है? हाँ, जीवन में तकलीफ तो आएगी, समाज में, परिवार में। आज भी तेरे को इज्जत तो देने वाला नहीं है। इज्जत तेरे को देना पड़ेगा, सम्मान लोगों को तेरे को खुद को करना पड़ेगा। तेरे को कोई सम्मान भी नहीं करेगा। दूसरे को तू प्यार बांटेगा तो ही प्यार मिलेगा, दूसरे को सम्मान करेगा तभी सम्मान मिलेगा। लोगों की इज्जत करना सीख। ये मत सोच के सब मैंने दारू छोड़ दी, अब तो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अब लोग मेरे को सम्मान से बुलाना चाहिए, मेरे लोग इज्जत करना चाहिए, मेरी तारीफ करना चाहिए, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ करना चाहिए। बच्चों को शादी कर ली, अब तो गणेश भाई कितना अच्छा हो गया, तारीफ सुनेगा। पटिस्ता बोले, पटिस्ता बहुत खतरनाक चीज है। पटिस्ता में आ गए इंसान, कॉलर टाइट कर दिया तो गिर जाएगा। यह झुकने का प्रोग्राम है, झुक के चलने का है। जितना तू झुक के पे काम करेगा उतना ही तेरा फायदा है। क्योंकि पहले ही दिन मैंने घुटने के बल पे ईश्वर से प्रार्थना की थी ना भाई, कि ईश्वर मेरी दारू छुड़वा जा तो मौत दे दी। ईश्वर ने तेरी दारू रोकी है और एक अच्छा जीवन मिला है? मौका दिया है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बोलते आखिरी अदालत, मैंने यही सुना कि आखिरी अदालत, ये आखिरी रास्ता, यही यहाँ आ गया और रुक गया। ईश्वरी कृपा है तो रुक गया, तो रुक गया। ईश्वरी कृपा है तो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, आगे बढ़ते रहो और कंटिन्यू मीटिंग से जुड़े रहो। मैंने बहुत सारे अनुभव इधर सुने और मैं कंटिन्यू मीटिंग में जुड़ा रहता हूँ, फेलोशिप में रहता हूँ। और ऐसा मौका मिलता तो मैं न्यू कमल को भी मदद करता हूँ, लेकिन बड़ाई मार के नहीं, मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। मेरे पास अनुभव है, वही मैं दिखाने का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखा के क्या मेरा फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। अगर मैं बड़ी बड़ी बात करके उसको खींचने की कोशिश करूंगा तो बड़ी बड़ी बात नहीं, मेरा अनुभव शेयर करना है। जिस तरह आप लोग भाई ने जितना प्यार मेरे को दिया है, उतना ही प्यार मैं न्यू कमल को दूंगा ना, तो उसका फायदा हो ना हो, लेकिन मेरा फायदा होगा, ये गारंटी ये लोग दिया मेरे को।
उसका फायदा होए ना हो, लेकिन तेरा फायदा जरूर होगा, बोला मेरे को। तो दोस्तों आज मैं कंटिन्यू में न्यू कमलों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। जितना भी हो सके मैं न्यू कमलों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिग बुक का ज्ञान नहीं है। मैं बिग बुक पे बैठता हूँ, मेरे एनिमल स्पॉन्सर सबके साथ में बैठता हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता, सच बोलूं। और बोलने का मेरे को समझ में नहीं आता, उसको किस तरह वो बोलने का, किस तरह समझ में नहीं आता है। लेकिन कोशिश करूंगा, इधर आता रहूंगा तो सीख तो जाऊंगा। 101% मैं बोलता हूँ कि मैं सीख जाऊंगा, अगर मैं इधर आता रहूंगा तो। अभी कहाँ मेरा इतना टाइम हुआ है, अभी भी मैं नया ही हूँ। 8 साल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं नया ही हूँ ना भाई। मैं तो आज ही आया हूँ ना। प्रोग्राम तो एक दिन का है ना, 1 डे टाइम का है। तो हर रोज आऊंगा तो मैं सीखूंगा ना। बच्चे जब स्कूल बाल मंदिर जाते हैं तो एक दिन में थोड़ी सीखता है, धीरे धीरे तो आगे बढ़ता है। कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई अच्छा है। कहीं ना कहीं वो लोग भी बनते हैं ना। मेरे को वकील, ये इंजीनियर नहीं बनना है। मेरे को एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा बच्चों का पिता बनना है, अच्छा माँ बाप का एक लड़का बनना है, एक पत्नी का अच्छा पति बनने की कोशिश करना है। मेरे को कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये डिग्री लेने का भी प्रोग्राम नहीं है। तुम आगे बढ़ो यार, हम तुम्हारे साथ है, बोलते हैं ना। तो मेरे को ये भाई लोग ने बोला, तू गणेश भाई आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ है, डरो मत, घबराओ मत। तो आज भी इतना लोग मेरे को प्यार करता है यार। यही तो प्यार खींच के लाता है, पहली मीटिंग का प्यार। दिल से प्रोग्राम करता हूँ, दिल से लेता हूँ, कोई भावुक बन के नहीं। भावुक नहीं बनना है मेरे को, दिल से प्रोग्राम लेना है, आप लोग से जुड़ना है, आप लोग का अनुभव लेना है। इतना प्यार तो कहीं भी मेरे को मिला नहीं दोस्त। इतना प्यार मिला है मेरे को, इतना प्यार मिला है ना, कि जहां भी मैंने मेरी तकलीफों शेयर किया ना, मेरे को रास्ता दिखाया वो लोग ने, और मिला। और यहाँ आने के बाद मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा ही हो रहा है ना। तो क्यों मैं मीटिंग छोड़ू यार, क्यों मीटिंग से चीटिंग करूँ। मेरे को किसी के साथ वो क्या बोलते वो, तुलना नहीं करनी दूसरी की। वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो क्या नहीं, वो मोबाइल लेके बैठा है, फलाना कर रहा है, उससे मेरे को क्या लेने देना है। उसकी जिंदगी वो जिए, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे जीना है मेरे को, मेरे पे है ना यार। मैं इधर आता हूँ क्यों मीटिंग में, सुनने के लिए, समझने के लिए, है कि मैं कल कैसा था और आज कैसा हूँ। कल की जिंदगी गतर साफ जिंदगी थी, उठा के लाना पड़ता है। आज खुद चल के जा रहा हूँ ना। आज ये प्रोग्राम की वजह से जो मेरे को मिल रहा है ना, फायदा हो रहा है ना, तो बस मेरे को मीटिंग की क्यों छोड़ना है यार। 1.5 घंटा देना है ना मेरे को, 1.5 घंटे में मेरे को साढ़े 22 घंटे फायदे हो रहा है। बच्चे सो रहे शांति से, बच्चे खाना खा रहे, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, समाज में एक स्थान मिल रहा है, आजू बाजू वाले से अच्छे रिश्ता बन चुका है। कई मेरे मित्र आज अच्छे अच्छे मित्र है मेरे साथ, अच्छे, इतना बड़ा परिवार, विशाल परिवार दिया है मेरे को ईश्वर ने। तो क्यों यार इनके साथ में मैं गद्दारी करूं, इनके साथ में क्या बोलते वो करूं। अरे इनके साथ में मैं प्यार से बर्ताव करना है, इनको सम्मान देना है, इनकी इज्जत करना है, क्योंकि ये एक फेलोशिप की वजह से तो एक मेरे को एक नया जीवन मिला है यार। ये लोग ने कोई शिकायत हो रही मेरे को, अनुभव बताया ना। मेरे घर वाले ने और मेरे समाज में मित्रों ने मेरे को सिखाया, सिखामन दी थी कि ये मत करो, ये मत करो। यहाँ मेरे कोई मित्रों ने मेरे को सिखामन नहीं दी, रास्ता दिखाया। उन रास्ते पे चला मैं, कि गणेश भाई चलना नहीं चलना तेरा काम है, हम तो तुमको रास्ता दिखाते, चलना नहीं चलना तेरा काम है, सब कुछ अच्छा होगा। तो हो ही रहा है ना यार, अच्छा है, अच्छा ही हो रहा है ना। कुछ सारी तकलीफ आ जाती है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आती है। जीवन है तो तकलीफ तो आने वाली है, धूप है तो छाव भी आएगा, छाव है तो धूप भी आने वाली है? थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा। मेरी बीबी के तो अभी कभी भी अनबन हो जाती है, 19-20 हो जाती है। कभी वो ऊंची आवाज से बोलती है तो कभी मैं भी ऊंची आवाज से बोलता हूँ। और कभी कभी मैं चुप 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 हो जाता हूँ, कभी कभी रुक जाता हूँ, कभी कभी मैं जगह चेंज कर देता हूँ। हमारा दोनों का झगड़ा होता है, मैं निकल जाता हूँ, है। 2-3 दिन बात भी नहीं करते, फिर वापस वही सिलसिला, प्यार वाली जिंदगी। क्योंकि मेरी जान है वो यार, मेरे पे जान लुटाती थी वो, उसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उनके साथ में क्यों इतना बैर रखना। मेरी बीवी है, कैसी भी है, मेरे को छोड़ के नहीं गई, उसका बहुत आभारी हूँ। और आप लोग मित्र ने भी मेरे को छोड़ा नहीं,
पहली मीटिंग में आपने उंगली दी, मैंने तो आपका हाथ ही पकड़ लिया। ये सब कैसे हुआ? मैंने आप लोग का हाथ पकड़ लिया, उंगली दी लेकिन मैंने हाथ पकड़ लिया, ये सब कैसे हुआ? मालूम नहीं यार। माँ बाप भी उंगली पकड़ा देते, मैं हाथ पकड़ता था ना उसका। उसी तरह ये प्यार भी मेरे को आप लोग ने प्यार करना सिखाया यार। तो छोटे बच्चे को उंगली देते हैं तो बच्चा गिरने के डर से हाथ पकड़ लेता है, उसी तरह मैंने आप लोग का भी हाथ ही पकड़ लिया यार। तो कहने का मतलब, जो भी न्यू कमल भाई हो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, इधर आते रहो भाई। ऑनेस्ट ईमानदारी का प्रोग्राम है, और कंटिन्यू मीटिंग में आओ। मीटिंग से कभी भी चीटिंग मत करो। मैं आज 8 साल हो गया, लेकिन कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊं। अरे मैं तो फिजिकल भी मीटिंग में जाता हूँ, और ऑनलाइन भी मीटिंग करता हूँ, घर काम भी करता हूँ, 2 पैसे भी कमाता हूँ, और घर वालों को भी देखता हूँ। और सब कुछ मैं मेंटल धीरे धीरे बैलेंस बना के काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ। लेकिन आज मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ ना, पहले से बेटर हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी है। तकलीफ है? तकलीफ है। पहले तो बार बार दवा पीनी पड़ती थी, आज मेरे को कोई दवा पीने की भी जरूरत नहीं है। गोली खानी और सोना, गोली खानी सोना। आज 65 जो 36 किलो वजन लेके आया था, आधी रोटी नहीं जाती थी मुंह में, आज 65 किलो का वजन है। 2-3 बार खाना खाता हूँ, कुदरती नींद ले रहा हूँ, हैं? और परिवार के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। क्या चाहिए यार मेरे को? मन की शांति चाहिए। एक कुदरती नींद है ना, नींद ये शांति देती है। अगर मैं सोता नहीं था, इसीलिए बेचैन रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, गुस्से में रहता था, क्योंकि नींद निकलती नहीं थी। दिमाग की बत्ती गुल हो जाती। हम नींद सोते नहीं है, हम आराम नहीं करते, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी। हम तो दारू पी के बेहोशी में पड़े रहते थे। नींद कहाँ आती थी यार? नींद तो मेरे को आई थी नहीं थी। जब तक नशा रहता था तभी मैं सोता था, लेकिन आज कुदरती नींद ले रहा हूँ। सुबह उठते ही कंटिन्यू में प्रार्थना करता हूँ, घुटने के बल पे जाता हूँ, उठते ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि ईश्वर तूने जिंदा उठाया। आज का दिन ईश्वर दारू से दूर रखना, और एक सद्बुद्धि और शक्ति देना। और आज का दिन कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे और मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े या सर झुकाना पड़े। ऐसा कोई कार्य ना करूं। हो सके तो एक व्यक्ति को मैं मदद कर सकूं, इतनी शक्ति और सद्बुद्धि देना। मैं लोगों से प्यार से बरतूं, लोगों को सम्मान दूं। चाहे सामने वाला मेरे को सम्मान देना दे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को सम्मान दूं, दूसरे को प्यार करूं, ऐसी सद्बुद्धि देना। और रात को कुदरती नींद, रात को 5-10 मिनट में बैठता हूँ, हमेशा बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ। और मैं कुदरती नींद ले रहा हूँ, जैसे सोता हूँ ऐसे ही नींद आ जाती है भाई। सच में बोलता हूँ। आज मैं 2 आदमी को मैसेज भेजता हूँ ना, तो मैं और 2 आदमी मेरे को मैसेज भेजता है, तो मेरे को ऐसा लगता है आज भी मेरे को कोई याद तो कर रहा है ना भाई। आज मेरे को कोई केयर कर रहा है, आज मेरे को कोई समझ रहा है। उसी तरह मैं भी 2 आदमी को मैं मैसेज कर देता हूँ। ये मैसेज आप लेना भी एक अच्छी बात है। मैंने एक व्यक्ति से सुना था, इसीलिए मैं मैसेज भी करता हूँ, और अच्छा मेरे को लगे, मेरे को समझ में आवे, ऐसा मैसेज करता रहता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, ऐसा नहीं। और रात को मैं गुड नाइट का भी, मेरे 2-3 व्यक्ति है, मेरे को गुड नाइट का भी मैसेज करता है। कितना अच्छा लगता है कि आदमी मेरे को, वो कहाँ रहता है, राजस्थान रहता है, कोई कहाँ रहता है, किधर रहता है, कोई नागपुर में रहता है, कोई मुंबई में, ऐसे किसी मेरे मित्र है, मेरे को मैसेज गुड नाइट के मैसेज करते, और अच्छे, और सुबह में भी। तो दोस्तों ये मैसेज से भी एक मेरे को फायदा हो रहा है। तो हम एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते। हम एक प्यार का मैसेज मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है दोस्त। कभी मेरे को, मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे मैसेज देने से भी हमारा एक रिश्ता बन सकता है, एक मजबूत रिश्ता जो आप लोग से बना है। दोस्तों ये प्रोग्राम ने आने के बाद बोले तो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया आप लोग ने। एक जिम्मेदारी से काम करना और जिम्मेदारी उठाना। आज का काम कल पे नहीं छोड़ता हूँ, आज का काम अभी आज ही कर लेता हूँ। हर कार्य घर का करता हूँ। दोस्त मेरे बच्चे तो अब तीनों शादी हो गई, दोनों लड़की की भी शादी हो गई। अभी गए साल में मेरा लड़का की भी शादी हो गई, और अच्छी तरह हुई। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे, कभी मैं इतनी अच्छी शादी करूंगा।
क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ दिया है। ऊपर वाले का आभार व्यक्त करता हूँ, जो कल तक मैं एक एक रुपये के लिए एक एक रुपये का मोहताज था, खाने के लिए मोहताज था। आज ईश्वर ने सब जरूरत की ज्यादा से भी चीज दी है मेरे को। आज पक्के मकान में रहता हूँ, दो तीन गाड़ी है मेरे पास, मेरे लड़के ने 4 व्हील लिया है, और एक अच्छी जिंदगी। इससे इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। मेरे को तो कोई लोभ लालच नहीं है। आज भी मैं मन की शांति चाहता हूँ और शांति से रहना चाहता हूँ। कोई बड़ाई नहीं मारता हूँ। यहाँ आने के बाद जो फायदे हुए मैंने बताना की कोशिश किया है। मैं बड़ाई नहीं मारता हूँ। मेरे पास कल क्या था यार। कल साइकिल का ठिकाना नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है। मैंने मेहनत, संघर्ष किया, प्रयत्न किया, कोशिश किया और ईमानदारी से किया। तो दोस्तों, ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी जिंदगी दी, और जो जो भी कुछ मेरे पास है ईश्वर का दिया हुआ है। आज मैं इधर खड़ा हूँ तो फेलोशिप की ताकत है। आप लोग ने बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, और आज भी इसमें चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी एक आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग कितने लोग आए और मेरा शेयरिंग सुना, आप लोग का भी बहुत आभारी हूँ कि कोई मेरे को सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज इतना व्यक्ति लोग मेरे को सुनने के लिए आए। तो आप लोग का भी बहुत आभारी हूँ। है तो कल तक मेरे को कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, मेरे साथ कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज 28 आदमी मेरे साथ में खड़ा है, सुनने के लिए है। ये जो भी मैंने शेयरिंग किया, ईश्वर 29वां ईश्वर मेरे साथ है, ये बोला है। जो भी मैंने शेयरिंग किया, ईश्वर नहीं बुलाया है। मेरे को तो इतना याद भी नहीं रहता है, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो चुकी है। तो कहने का मतलब, जो भी मैंने शेयर किया, ईश्वरी कृपा है। बाकी मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतना लंबा बात करूं। तो ये ताकत कहाँ से मिली? ईश्वरी कृपा, ये फेलोशिप की ताकत है। तो थैंक यू चेयरपर्सन, बोलने के लिए मौका दिया, आपका आभार। और जो भाई लोग ने सुना उसका भी आभार। और हमारे विजय भाई ने यहाँ शेयरिंग करने के लिए एक मौका दिया, उसका भी आभार। तो थैंक यू चेयरपर्सन, बोलने के लिए मौका दिया, आपका भी आभार। थैंक यू।